जैसा कि मैंने वादा किया था कि आगे पेपर्स का एनालिसिस की जाएगी, तो पिछले दो पेपर हुए हैं 2018 और 19, दो के दोनों सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों में बहुत डिफरेंस रहा है। 2018 में जहां आपको एक एक लाइन के क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने थे बाय हैंड, 2019 में वहीं ये पेपर चेंज होकर के ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कहीं पे भी माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हिंदी से 20 थे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 10 संस्कृत से थे, साइंस से 10 थे, मैथ से 20 क्वेश्चन थे। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था पहले। तो ये हम लोग देखते हैं कुछ खास चीज़ें। यहाँ हम लोग पेपर आज नहीं सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने का काम मेरे हिसाब से तब बेहतर है जब हम लोग कुछ पढ़ लें और पढ़ने के बाद उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें। तो एटलीस्ट कुछ सेक्शंस ऐसे होने चाहिए जिनको हम कुछ कंप्लीट कर सके हों, और उसके बाद उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के रूप में लेंगे। तो आज मोटिव हमारा ये नहीं है कि हम आज पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मेन मोटिव है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, और यहाँ से ये समझने की कोशिश करना कि कौन से पोर्शन पे हमको कितना ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा पोर्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहना बहुत आसान नहीं होगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स कम ही हैं, चूँकि 2018 में 2019 में ही हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इतने ज़्यादा पेपर्स अभी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी एक आम पैटर्न इनका रहा है। और उस पैटर्न को अगर देखें तो ये जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एटलीस्ट टेट के एग्जांपल से आप देख सकते हो कि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं वो वैसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर भी पूछते हैं, रिपीटेशन भी बहुत से होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो और ना देर करते हुए तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लेट्स डू इट पे, और मैं आलोक कुमार पांडे आपके साथ। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ सेक्शंस पे कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे आए हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन कौन सा है, लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का क्वेश्चन पे सबसे पहले जैसे कृदंत प्रत्यय। देखिए पहला क्वेश्चन किस चीज़ से है, प्रत्यय से है। अगर आप ध्यान दीजिए तो पहला क्वेश्चन किस चीज़ से, देखिए प्रत्यय से एक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। और फिर उसके बाद देखिए एक शब्द वाक्यांश के लिए, एक शब्द इसके लिए हमने हाईलाइट किया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं, जैसे वैयाकरण कहते हैं। तो एक शब्द वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना होगा कुछ, क्योंकि क्लियर नहीं है। इन्होंने सिर्फ लिख दिया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो कुछ गेस किया जा सकता है। जैसे प्रत्यय वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, समास पूछा जाता है ज़्यादा, अगर देखा जाए मोस्टली तो एक शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव की चीज़ें पूछी जाती हैं। और सबसे टफ और जिस चीज़ पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, बहुत गारंटी नहीं होती उन चीज़ों की, लेकिन फिर भी हमको एक ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए जहाँ हमने हाईलाइट किया है, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका, संपादक कौन, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपसे एक तरीके से वो जानना क्या चाह रहा है, चिदम्बरा पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका एक पत्रिका हो गई, एक पुस्तक हो गई। फिर देखिए प्रत्यय का पहला क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन प्रत्यय से हो गया। दो क्वेश्चन अब तक प्रत्यय से हो चुके हैं कि महान शब्द तो प्रत्यय जोड़ने पे क्या शब्द बनेगा, जिसका आंसर लास्ट पे देखिएगा। तो जो ऑफिशियल आंसर की थी मैंने इस पेपर के लास्ट में लगा दिया है। और इसको क्या करेंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसको ऐड कर दूंगा मैं अटैचमेंट, आप वहाँ से पेपर पा सकते हैं। ठीक है। फिर अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। एक तरीके से जो इतिहास है उससे, हिंदी का जो इतिहास है उससे ही क्वेश्चंस को देख सकते, पत्रिकाओं को भी हिंदी के इतिहास में आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार भले ही आप यहाँ देख रहे हैं पूछा है, लेकिन देखिए तो ये किस टाइम के राइटर्स के बारे में पूछा है, मैथिली सड़गोप, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध रामधारी सिंह। एग्जैक्टली वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, चिदम्बरा का लेखक जानना चाह रहा है कि चिदम्बरा का लेखक कौन है। ठीक है। तो फिर से आप इस चीज़ को किससे जोड़ सकते हैं, इतिहास से ही जोड़ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गया, इतिहास या पुस्तकों से। आप इसको ध्यान दीजिए, इतिहास और पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। फिर अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। ये भी इतिहास आ कहते हैं। इतिहास और पुस्तक जोड़ करके अभी आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, एक, दो, तीन। तीन क्वेश्चन अभी आपके पास इतिहास और पुस्तक जोड़ करके हो चुका है 6 में से। ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। पुस्तकों
जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुराने राइटर्स रहे हैं हिंदी के महान, उनकी जो पुस्तकें हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उन्होंने व्याकरण के रूप में हिंदी के इतिहास को किस तरीके से बांटा है उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप सोच सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में अभी 3 क्वेश्चन आ चुका है, 6 में देखा फिलहाल, अभी 20 में देखिए कितने और आते हैं ऐसे। अगली चीज़ जो ध्यान देने की, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अलंकार लगाया क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए आप अलंकार, यहाँ पे आप देखिए अलंकार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आप अलंकार देख सकते हैं, ठीक है। पहले में क्या है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्ति में उन्होंने आपसे सीधे अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। 17 में अगर हम देखें तो तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। यहाँ पे आपसे क्या पूछा उन्होंने, फिर से अलंकार पूछा। तो 2 क्वेश्चन अलंकार पे हो चुके हैं सीधे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक बार अलंकार शब्द है, लेकिन वो आपसे अलंकार नहीं जानना चाह रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं कि जहाँ उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, और ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन वो देगा ही देगा। इसके लिए आप बहुत गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं, कुछ बुक्स हैं जहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जिनका हम आपको आगे जिक्र भी करेंगे कि कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हो, तो हमारे साथ प्रैक्टिस में रहिएगा। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको ये काफ़ी हद तक चीज़ें क्या होंगी, मिल जाएंगी। चांसेज रहेंगे कि उन्हीं में से कोई पंक्ति मिल जाए, किस्मत अच्छी रही तो, वरना इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इतने कवियों ने इतनी कविताएं लिखी हैं, इतनी पंक्तियां लिखी हैं, कौन सी पंक्ति वो उठा के दे देगा वो पता नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी अलंकार तो हम जान सकते हैं, तो इसलिए अलंकार आप देखिए। अलंकार 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं अलंकार से। अगला क्वेश्चन जैसे 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची। देखिए पर्याय से एक क्वेश्चन आया, अब कहा नहीं जा सकता आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आया है। सरस्वती की पर्यायवाची पूछा है। ये देखिए कुछ शब्द 14 नंबर क्वेश्चन में है कि मैं, हम, तू, तुम्हारी, ये शब्द हैं किस चीज़ से जुड़े हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार, यानी आपसे संज्ञा सर्वनाम इनके प्रकार से जुड़ करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। अगला देखिए महाप्राण व्यंजन कौन सा है, यानी जो आपसे वर्णमाला की वर्णमाला है, तो वर्णमाला के किस वर्ण का, किस स्वर का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं और आया है, आप देख रहे हैं। तो ये कुछ जगहें हैं जिनको आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए देखते हैं। तो संख्यावाची, ये देखिए ध्यान दीजिए, समास, समास से क्वेश्चन आया। समास और प्रत्यय, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान दें, समास, प्रत्यय और अलंकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे मिला करके आपको समास, प्रत्यय और अलंकार से जो मुझे दिखा है अब तक, वो ये है कि आपको 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा मिल जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ प्रत्यय, समास और अलंकार से मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो क्या है, प्रत्यय, समास, अलंकार। ये आपका ऐसा पोर्शन है जो मैंने देखा है टेट और इसके, उसमें आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस मिलने के चांस रहेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमको सिर्फ सेक्शंस पहचानने हैं अभी आज के इसमें, कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिला सकता है। तो हिंदी में अब 17 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 18वें क्वेश्चन में देखिए इस योजक चिन्ह वगैरह, तो विराम और योजक चिन्ह वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी देखिएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं देखें, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। टाइम है तो हम हर चीज़ों को देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर भी फोकस उन चीज़ों पर रहेगा, और एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम पे 2 दिन 3 दिन पहले हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे हमेशा, जो चीज़ें मैक्सिमम मार्क्स दें हमको, ठीक है। अगर आप सारा कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धिमान किस संवर्ग में, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में। ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना ही है। इनसे क्वेश्चंस बने, देखिए आप सर्वनाम से क्वेश्चन इसके पहले बना था क्वेश्चन नंबर 14 पे, अगर ध्यान दें यहाँ सर्वनाम से क्वेश्चन बना। और क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखें तो यहाँ से ये किस संवर्ग से है, इसको उन्होंने पूछा, ठीक है ना, कि बुद्धिमान क्या होता है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है, ठीक है। कवि, कवि का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे भी एक आध क्वेश्चन जो है 2018 में भी दिखा था, 2019 वाले पेपर में भी दिखा, तो आप देख सकते हो। तो मेजर फोकस का जो 2-3 जगह पे हैं, तो आप जब मैं कहूँ तो अभी मैंने कुछ जगहों पे मेंशन किया था, हाँ, प्रत्यय, समास, अलंकार हमने मेंशन किया था। साथ ही साथ अब अगर इसके देखें तो हम पहले देखे थे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी इतिहास कह सकते हैं आप,
हिंदी, इतिहास और प्लस जो पुस्तकें हैं इनको लेकर के लगभग आपको 4 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे। 4, कभी कभी 5 भी मिल सकते हैं इन 2 चीज़ों से। तो 5 6 यहाँ से और 4 यहाँ से, लगभग 10 क्वेश्चन अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, 4 प्रत्यय, समास, अलंकार, हिंदी इतिहास और पुस्तकें जो हैं, हिंदी इतिहास और पुस्तकों को आप अलग करके क्या देखेंगे, वो एक ही जैसी चीज़ें आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उन राइटर्स की पुस्तकों के बारे में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको मिला के आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी जो है छोटी छोटी चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये 5 पोर्सन 6 पोर्सन आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपको 10 क्वेश्चन तो श्योर देंगे ही देंगे। ठीक है, आगे आते हैं जो है अगला सेक्शन जो शुरू हुआ 21 नंबर क्वेश्चन से। तो ये जो शुरू हुआ है संस्कृत का है। इसमें भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 समास पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 समास पूछा है। हिंदी और संस्कृत दोनों में जो आप समास पढ़ेंगे वो एक दूसरे के काम आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप समास के वहाँ भी क्वेश्चन देखें हिंदी में, और संस्कृत में भी आपको समास के क्वेश्चन दिखे। संस्कृत में आप एक और चीज़ नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे आपको श्लोक दिया है और श्लोक पे बेस्ड होकर के आपसे क्वेश्चन पूछा। पहला शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ से आपसे पूछा कि अश्विन श्लोके सर्वत्र के न भवंती, यानी श्लोक दिया है, श्लोक को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये उतना टफ नहीं होता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि इतनी हिंदी और संस्कृत आपकी ठीक होगी, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो अश्विन श्लोके सर्वत्र के न भवंती, हर जगह क्या नहीं होता है। तो देखिए साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, साधु जो होते हैं वो सर्वत्र नहीं होते, तो आंसर साधु हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अगला सूर्योदय पद में समास पूछा है। 23वें क्वेश्चन में नीलोत्पल में आपसे समास पूछा है, यानी आपसे समास से वहाँ पे आपने देखा था हिंदी में आपसे एक समास का क्वेश्चन वहाँ पूछा था। 3 क्वेश्चन अब तक आपको समास से मिल चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है समास। ठीक है, फिर देखिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दास्यति क्रियापद में लकार है। अब आपसे देखिए यहाँ पे एक लकार के बारे में पूछा। ठीक है ना, लकार। उसके बाद जो है फिर आप देखिए 25वां जो है क्वेश्चन है, उदेति सविता ताम्र। ये आपको एक श्लोक दिया है जो है, सविता की दृष्टा उदेति, उसके जैसा हो गया। यानी आपको दो श्लोक मिल गए, 2 श्लोक पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए 2, तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। ठीक है ना, अगला आप आइए देखते हैं। क्योंकि लकार की हमने बात की थी ना, तो लकार पे हमारा ध्यान जा रहा था कि हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए तो दास्यत क्रियापद में उससे आपने लकार आपने पूछा, आपसे पूछा। 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए तो गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा, यानी एक तरीके से आपसे कुछ धातुओं के जो है लकार आपको याद करने होंगे जो है खास। आपसे लकार पे दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, एक अर्थ पूछा है 26वें प्रतिस्वा। ठीक है, महेश्वर सूत्र की आपसे संख्या पूछी है, कितने होते हैं। गा पद में आपसे विभक्ति पूछी है। ठीक है, तो विभक्ति और लकार ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। आपको 3-4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, धातु रूप और शब्द रूप। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे देखें तो धातु रूप, शब्द रूप, लकार और सारे इनके साथ में विभक्ति। ठीक है ना, लकार और इनमें लकार विभक्तियों पे, इन चीज़ों पे आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ से मिला करके आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, 3 to 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से। और अगर आप ध्यान दें समास, तो समास में आपको यहाँ 2 मिला और वहाँ, तो एक तरीके से समास एक आपका ऐसा टॉपिक होगा जो मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि समास ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, तो आप समास को किसी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय भी देखिए
वहाँ पे आपने प्रत्यय देखा था, 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्यय वहाँ पे था, और हसंत पद में प्रत्यय यहाँ पे आपसे पूछा। तो प्रत्यय भी मिला करके 3 से 4, यानी संस्कृत में 1 या 2 प्रत्यय आ जाएंगे, हिंदी में जो है 2 से 3 प्रत्यय आ जाएंगे। तो प्रत्यय से आपको कितने मिल जा रहे हैं अगर देखें, तो प्रत्यय से आपको लगभग हिंदी और संस्कृत अगर हम दोनों मिला लें तो आपको 3 से 4 यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रत्यय पे, ठीक है। तो इस चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, देखिए कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसीलिए पेपर का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप शुरुआत में 1 दिन 2 दिन अच्छे से दीजिए, पेपर को पहले ऑब्ज़र्व करिए, जितने पेपर आपके पास अवेलेबल हैं उन पेपर्स को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा उठ रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। एटलीस्ट लास्ट डे पे जाते समय भी अगर हम 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके इन चीज़ों को देख लेंगे तो ये वो ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन गलत भी होते हैं, और उनको जब हम देखेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर्स भी बढ़ जाएंगे काफ़ी। भाई आप सोच के देखो, प्रत्यय से, समास से, लकार और उस मतलब एक तरीके से आप धातु रूप और शब्द रूप से अगर आप देखें तो आपको 10 क्वेश्चन तो केवल इन्हीं चीज़ों से मिल जा रहा है, ठीक है। समास और ये सब जो प्रत्यय, समास और क्या कहते हैं, लकार और धातु रूपों से आपको मिल जा रहा है, तो इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज का अगला पोर्शन है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला एक पैराग्राफ मिलेगा, पैराग्राफ पे बेस्ड होकर के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 31 एंड 32, 2 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ पे बेस्ड होकर के क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा देखिए, अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ाने के लिए आप, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा बिना ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़े भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, अब 2 महीने कंटिन्यूस पढ़ करके देखो न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा, और वो स्ट्रक्चर आपका कितना क्वेश्चन सही करा देगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, टाइम है 2 महीने 3 महीने कम से कम आपके पास टाइम है। 2-3 महीने अगर आप रेगुलर इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग केवल करते रहिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की आप रीडिंग करते रहो, आप मंगाओ चाहे ना मंगाओ, आप मोबाइल में सबके पास नेट है, आप वहाँ से पढ़ो, आप खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे कि 80% क्वेश्चन इंग्लिश के जो आते हैं वो आप केवल रीडिंग करने की वजह से सही हो जाएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन जिनके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करो, पैराग्राफ में भी वो आपको हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो हेल्प होती है वो ग्रामर में हो जाती है, जिसको आपको पढ़ने या याद करने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में होता है वो आपको बताता है कि हाँ कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 पे फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन भरने के लिए आएगा, तो ये जब ग्रामर का पूरा फुल पोर्शन होगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, इंडिकेट रेस्पेक्टिवली क्या, हाँ वॉवेल्स और इंग्लिश वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की कितनी वो हैं, साउंड्स हैं। तो आपको पता भी होगा जहाँ तक कि 20 और 24 हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है कि 20 वॉवेल साइंस हैं और 24 है उसकी, या फिर 22 नहीं, 22 नहीं, हाँ ये 20 और 24 वाले हैं। 20 वॉवेल साउंड्स हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे ये नहीं कह रहा है कितने नंबर ऑफ़ वॉवेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट हैं, वो साउंड्स की टाइप पूछ रहा है। तो वॉवेल साउंड्स जो होती हैं वो 20 टाइप्स की हैं, और 24 टाइप्स की जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, आपसे एक चीज़ हमने यहाँ पे कहा था कि 33 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा, देखो प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन भरने के लिए कहा। 35 पे ध्यान दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात आ गई। 36 क्वेश्चन नंबर पे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अपने प्रोनाउन पढ़ा ही था, अभी देखा प्रोनाउन पे आया, यहाँ पे जो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, और आ जाएंगी चीज़ें इधर। फिर आप ध्यान दीजिए, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस है, यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछने के लिए कहा गया है, बताने के लिए कहा गया, यानी सब्जेक्ट, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो 8 हैं, उनको आपको क्या करना है, देखना है। वो आपसे किसी भी उस पर क्वेश्चन कर सकता है। देखिए वर्ब को यहाँ पे पास्ट टेंस आपको देखना है, चेंज करना है। ये सब चीज़ें जो है करने के लिए आपको सी हाइट सरफेस फॉर
शेम, इसको किस में चेंज करना है, आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट टेंस में आपको पता है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, तो उसके आधार पे आपको वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी होंगी कि हेड, हिडन, हाइड, हिडेड क्या होगा, और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो यानी आपको कुछ चीज़ों पे फोकस जो करना होगा ग्रामेटिकल पोर्शन पे। हमने कहा ना, जब आप पेपर पढ़ोगे तो चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी, नहीं तो मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, इन सारी चीज़ों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज अभी हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन तक जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है इसको आज हम लोग देखते हैं। बाकी 40 के बाद की जो एनालिसिस होगी वो हम लोग कल वाली वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। जो आपको नीचे टाइप ऑफ सेंटेंस दिया गया है किस तरीके का, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी है कि हाउ वेल सी सिंग्स, कितने अच्छे ढंग से उसने गाया। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया तो एक्सक्लेमेटरी होगा ही। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, बहुत टाइम नहीं देना होगा, कम समय में ये चीज़ें हमको ज़्यादा दिलाएंगी, ठीक है। जो इंग्लिश लोगों को लगता है, मोस्टली हमने देखा है कि लोग डरते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश आपको लगभग मान के चलिए 80% 90% क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आपको दे जाएगी। थोड़ा सा आपको हिम्मत रख करके और काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम लोग साथ में काम करेंगे, आपका साथ बना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज़ यूरोपियन सिटीजन एंड 1 रुपी। इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया है और सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। और फिर हमने कहा जब आप पेपर पढ़ोगे तो आप स्ट्रक्चर आपको जो है वो अपने दिमाग में बताएगा कि नहीं ये गलत है, कुछ तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन एन 1 रुपी। अब ध्यान दीजिए आपको एन 1 रुपी, ठीक है ना, तो वन हुआ आ रहा है, वावल साउंड नहीं आ रही है, भले ही ये ओ से शुरुआत हो रहा थी, गलत हो रहा है। आई डोनेट एन यूनिट ऑफ, ठीक है ना, एन यूनिट ऑफ ब्लड, एन एफ आई आर वॉज लॉस्ट। इन सब चीज़ों पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे ए एन और इन चीज़ों के उस पर जोड़ दिया है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत हो सकता है या किसी और बेसिस पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो हमको समझ में आएगी, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको देखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो देखने की ज़रूरत है। एक्टिव पैसिव नहीं पूछा है मे बी, लेकिन वो पूछ सकता है क्योंकि उसने ग्रामर को डिसाइड नहीं किया है कि कितना पोर्शन आना है कितना नहीं आना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, उनको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने का मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस तो बाद में होगी, अभी पेपर पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है कि न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का कुछ कॉलम 1 से 1.5 घंटे पर डे पढ़िए, आप खुद देखेंगे कि इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि क्वेश्चंस 90% आपके वैसे हो जाएंगे बिना किसी ग्रामर के लॉज और नियम्स को पढ़े हुए, ठीक है। फिर आगे का हिस्सा, इस पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, लेकिन बाहर ठंड होने की वजह से जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा गला बैठता जा रहा है, तबीयत बहुत सही नहीं लग रही है। तो इसको हम सोचते हैं कि आगे हिस्से में जो है इसको करते हैं, ठीक है। जैसे 41 क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसको मैंने मेंशन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए एक खास बात ये भी है कि जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस ये बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन पे हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत डीप में कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। किसी चैप्टर के बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत सुपरफिशियल शुरुआत की जो चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पूछा। आप ध्यान देंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा, ये जब भी आप राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहा, ठीक है ना, स्थापना किसने की, कब स्थापना हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। इस सिंपल सी चीज़ें आप दिमाग में आएंगी। साइमन कमीशन के बारे में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो लाठीचार्ज की कहानी आपको याद आ जाएगी, लाला लाजपत राय याद आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष के नाम पे आपको फिर बदरुद्दीन तैयब जी याद आ जाएंगे, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे थे जो सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। और अगला क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से है। पॉलिटी से जो क्वेश्चन है, लोकसभा पारित धन विधेयक राज्यसभा विचार विमर्श के लिए कितने दिन तक, मोस्टली आप ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में नहीं ध्यान आता, 14 दिन आप दिमाग बनाइए, मोस्टली चीज़ों में 14 दिन है तो 14 दिन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, प्रायद्वीपीय दक्षिण बिंदु है, तो आपके दिमाग में इंडिया की लोकेशन, सिंपल सी बात है, वो आपसे लोकेशन जानना चाहता है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो इंडिया की जो लोकेशन शुरू होती है वो जो मुख्य भूमि है वो लगभग 8 डिग्री 37 मिनट के आसपास शुरू होती है,
ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु है तो वो 6 डिग्री के आसपास में जाता है जो, और फिलहाल ये कन्याकुमारी की बात कर रहे थे 8 डिग्री के आसपास है, वो भी क्या है नॉर्थ में है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बारे में पता होगा, जिनको मैं बताऊंगा भी। नहीं भी पता होगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि आपकी अर्थ पे ये कुछ रेखाएँ हैं, इन रेखाओं का क्या मतलब है, और ये रेखाएं किस तरीके से टेम्परेचर को और आपके क्लाइमेट को किस तरीके से डिसाइड करती हैं। ठीक है ना, ये इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। करंट के बारे, हाँ, जो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन लगातार हो गए। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा है, उसमें दर्रों के बारे में पूछा है, समुद्री धाराओं के बारे में पूछा है। हम लोग धाराओं के बारे में एक दिन पढ़ेंगे, उस धाराओं के बारे में देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की जितनी धाराएं हैं मेन मेन, वो कौन सी ठंडी हैं, कौन सी गर्म है। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे मोस्टली ठंडी धाराएं होती हैं, तो क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। डिटेल का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, तो आपको बस प्लेसेज पे आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस प्लेस पे इस धारा का नाम क्या था, और वो ठंडी गर्म हो गई आप खुद बता सकते हो। जब आपको दिमाग में आ जाएगा किस प्लेस पे ये धारा बहती है, तो आप खुद ही बता सकते हो। लॉजिकल है सारी चीज़ें इसमें, आप उस ढंग से देख सकते हैं। दर्रे दर्रे हो गए, इन दर्रे हो गए, या फिर कुछ ज्वालामुखी हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना होगा, उनके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चंस। इन सब चीज़ों में भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इकोनॉमी से क्वेश्चन एक है, गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, परिवार उपभोग व्यय पे, प्रति व्यक्ति आय पे, प्रति व्यक्ति व्यय पे। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के आधार पर तो इकॉनमी का क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे। इकॉनमी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन है, तो उसके लिए थोड़े बहुत मोटे मोटे कुछ जो नियम है उसके, उनको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। अदरवाइज़ मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का वो नहीं रहेगा। फिर भी हम लोगों के पास समय रहेगा तो फिर मैं उस पर मैं कराऊँगा। और फिर देखिए, इसको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में मैंने रखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे। 48 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहले अध्यक्ष, अगर ये आपसे अध्यक्ष जानना चाहता है कि जो परमानेंट अध्यक्ष है, तो परमानेंट अध्यक्ष कौन था जो है, ठीक है ना, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन पहली जो बैठक हुई थी उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो एग्जैक्टली अगर दोनों के नाम आए तो मेरे हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा को ही लगाना चाहिए। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। हिस्ट्री में काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, 1925। अब से देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए जो है, स्पेशली अभी काकोरी वो जो स्टेशन था, वहाँ पे उस स्टेशन के नाम का भी कुछ चेंज हुआ था, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो गया रहा होगा उस समय। ठीक है, भारत में अवस्थित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ जो कुछ उद्यान हैं, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रामसर उसमें शामिल किया गया है, कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं आपके यहाँ से जिनको शामिल किया, अभी 6-7 को एक साथ किया यूपी से, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और इसके आगे देखिए, शिक्षण अंतःक्रिया वगैरह आ जाती है, तो ये पोर्शन तो मैं आपको पेपर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस पोर्शन के लिए मैंने आपको सजेस्ट भी किया था यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आप वहाँ देख सकते हैं या किसी और भी चैनल से देख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, आगे जो हिस्सा बचा होगा उसको हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो अभी देखिए 52, 53 ये वो CDP वाला हिस्सा आ जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, शॉर्ट, ये सब वही CDP वाला हिस्सा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 70 से कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 और उसके आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जैसे वो साइंस से जुड़ जाता है कि राष्ट्रीय अस्त्र विज्ञान संस्थान, खाने का नमक, ये सब, इस पर भी हमने मेंशन कर रखा है किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया तो जो हमको मिला कि फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बायोलॉजी उसके बाद थोड़ा बहुत है, केमिस्ट्री सबसे कम रहा है, तो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं। और जो हम लोगों ने अभी देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन किया, उसमें हमने देखा कि ज्योग्राफी से जो है लगभग 50% क्वेश्चन किससे रहे, ज्योग्राफी से रहे और हिस्ट्री से रहे। ये 2 बहुत बड़े पोर्सन रहे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके अलावा पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन रहा, इकोनॉमी से केवल 1 क्वेश्चन दिखा, तो इसलिए हम लोग इकोनॉमी वाले हिस्से को अगर आप चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो। फिलहाल मैं पढ़ाऊँगा मेजर उनके जो कंसेप्ट हैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा, और फिर भी आप अपने हिसाब से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को आप मेरे साथ में जितना मैंने आपको खुद से ऑब्जर्व करके बताया, लेकिन इसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद से बैठ करके क्वेश्चन पेपर को बारीकी से ऑब्जर्व करिए, और जो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होता है वो बेस्ट होता है आपके लिए। ठीक है ना,
तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप खुद से बैठ करके पेपर को ऑब्जर्व करेंगे। मैं इसके साथ में पेपर को नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, तो पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 70 और उसके आगे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।